हेलो साथियों, मैं महावीर नायक। आज के इस वीडियो में अपन कक्षा 8 के अध्याय 2 के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। सबसे पहले अपन बात करेंगे सूक्ष्म जीव क्या है। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते हैं, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। यानी कि सूक्ष्म जीव नाम से ही पता चल रहा है कि सूक्ष्म यानी बहुत छोटा, है ना, छोटा। तो ऐसे जीव जिनको अपन केवल नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, यानी आंखों की सहायता से नहीं देख सकते हैं, उन्हें देखने के लिए किसी सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है या माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। ऐसे जीवों को सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अब सूक्ष्म जीवों को मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला आ जाता है जीवाणु, दूसरा कवक, तीसरा प्रोटोजोआ और चौथा है कुछ शैवाल। इनमें आगे बात करें कि विषाणु भी जो सूक्ष्म जीव भी होते हैं, परंतु ये अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न है। ये केवल परपोषी का मतलब यहाँ पे पौधे या जंतु में ही गुणन करते हैं, बाकी इनका स्वतंत्र रूप से अस्तित्व नहीं होता है। यानी कि ये सजीवों के अंदर ही अपना गुणन करते हैं, वृद्धि करते हैं, बाकी ये नहीं कर पाते हैं। अब अपन बात करें कि ये जो सूक्ष्म जीव हैं, इनके द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। तो सबसे पहले बात करें विषाणु या वायरस जनित रोग। तो अपने को यहाँ पे 2-3 उदाहरण दे रखे हैं, वो याद रखने हैं। जैसे विषाणु जनित में इन्फ्लुएंजा, जिसे फ्लू भी बोलते हैं, खांसी, पोलियो, खसरा। अब दूसरा है प्रोटोजोआ जनित रोग, अतिसार और मलेरिया। तीसरा है जीवाणु जनित रोग, टाइफाइड और क्षय रोग, जिसे टीबी रोग भी बोलते हैं। कवक जनित रोग, खुजली और दाद। यानी कि अगर यदि एग्जाम में पूछे कि बैक्टीरिया जनित या जीवाणु जनित 2 रोगों के नाम बताओ, तो यहाँ पे अपने को टाइफाइड या क्षय रोग बताना है। इसी तरह प्रोटोजोआ जनित है अतिसार, मलेरिया, है ना। तो यहाँ पे एक दो उदाहरण पता होना चाहिए। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, अर्थात इनका आवास। तो सूक्ष्म जीव जो है पृथ्वी पर सब जगह पाए जाते हैं, चाहे ठंडी जगह हो, चाहे गर्म जगह हो, चाहे मरुस्थल हो, चाहे कोई सा भी स्थान हो, सामान्यतः सब जगह सर्वव्यापी हैं। सूक्ष्म जीव बर्फीली शीत से उष्ण या गर्मी स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रहते हैं। ये मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ स्वतंत्र रूप से भी पाए जाते हैं, जैसे अमीबा एक सूक्ष्म जीव है, लेकिन ये स्वतंत्र रूप से भी रह सकता है। सूक्ष्म जीव कोशिका की संख्या के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। कोशिका के आधार पर सूक्ष्म जीवों को 2 भागों में बांट रखा है, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव और दूसरा है बहुकोशिकीय सूक्ष्म जीव। एक कोशिकीय सूक्ष्म जीवों के उदाहरण देखें तो जीवाणु है, कुछ शैवाल में भी नील हरित शैवाल, जिसे अंग्रेजी में ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, और प्रोटोजोआ, ये एक कोशिकीय शैवाल के उदाहरण हैं। एक कोशिकीय सूक्ष्म जीवों के उदाहरण है। एक कोशिकीय का मतलब क्या है, यानी कि ऐसे सूक्ष्म जीव जो केवल एक कोशिका से ही मिलकर बने हैं, वो एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। इसी तरह बहुकोशिकीय यानी कि ऐसे सूक्ष्म जीव जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, वो बहुकोशिकीय, जैसे शैवाल और कवक। सूक्ष्म जीवों की बात करें, सूक्ष्म जीव और हम, तो सूक्ष्म जीव हमारे लिए या तो मित्रवत होते हैं, यानी कि हमें फायदा पहुंचाते हैं, हमारे लिए लाभदायक होते हैं, या फिर कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, हमें बीमार कर देते हैं, या पेड़ पौधों या जीव जंतुओं के अंदर बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं, और जिनको अपन हानिकारक सूक्ष्म जीव बोलते हैं। तो सबसे पहले अपन मित्रवत सूक्ष्म जीवों के बारे में बात करें कि ये अपने को कैसे फायदा पहुंचाते हैं, तो इनके बारे में पहले परिभाषा देखते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीव जो मानव एवं पर्यावरण के लिए
लाभदायक एवं उपयोगी हो मित्रवत सूक्ष्म जीव कहलाते। अब आगे बात करें कि इनके उपयोग क्या है, तो दही, ब्रेड, केक, अल्कोहल, शराब, एसिटिक अम्ल, औषधियां या एंटीबायोटिक, वे वैक्सीन आदि बनाते हैं। यानी कि सूक्ष्म जीवों से हमें जो है बहुत सारी मेडिसिन वगैरह है, अल्कोहल, शराब, ब्रेड, केक, दही वगैरह, ये इनके माध्यम से ही बनाए जाते हैं। अब बात करें कि दूध को दही में कौन परिवर्तित करता है, तो लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु है, वो दूध को दही में बदलने का काम करता है। तो एग्जाम में पूछे कि दूध को दही में कौन सा जीवाणु परिवर्तित करता है, तो नाम हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। इसी तरह आगे देखें कि जीवाणु एवं यीस्ट एक कवक है। चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं, जिससे इडली एवं डोसा बनता है। इसी तरह बेकिंग उद्योग में भी यीस्ट का उपयोग होता है। यीस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं और गैस के बुलबुले, यानी कि कौन सी गैस, CO2 के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। यह बेकिंग उद्योग में यीस्ट के उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं। यानी कि बेकिंग उद्योग में यीस्ट बहुत लाभदायक है, और यीस्ट जो है जल्दी से किण्वन की क्रिया चालू कर देता है, और किण्वन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है ना। तो इनका उपयोग ब्रेड बनाने में, पेस्ट्री बनाने में या केक बनाने में करते हैं। नेक्स्ट अब है सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग या कॉमर्शियल उपयोग। तो बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक अम्ल या एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। यानी कि बड़े पैमाने पर शराब, अल्कोहल, एसिटिक एसिड बनाने में जो है सूक्ष्म जीवों को काम में लेते हैं। जो गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा से यीस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। किण्वन, किण्वन क्या है? चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया को किण्वन बोलते हैं। किण्वन किसे कहते हैं? चीनी के अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। और किण्वन की खोज किसने की? तो किण्वन की खोज सबसे पहले लुई पाश्चर ने की। ये लुई पाश्चर का डायग्राम बना रखा, फोटो बना रखा है। और कब की? तो 1857 में की थी। सूक्ष्म जीवों के औषधीय महत्व, तो अपन जो मित्रवत सूक्ष्म जीव है उनके बारे में देख रहे हैं। ये अपने लिए क्या क्या काम आते हैं, तो अपन ने देखा कि इनके वाणिज्यिक उपयोग है ना, और भी औषधीय महत्व है। तो औषधीय महत्व में अपन बात करें कि सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न औषधि जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती हैं, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाती हैं। यानी कि एंटीबायोटिक क्या है या प्रतिजैविक क्या है? तो ये एक तरह की दवाई है जो सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियों को रोकती है, और इसका निर्माण भी सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही होता है। तो प्रतिजैविक के कुछ उदाहरण दे रखे हैं। पहला है पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन, है ना। तो जब भी हम बीमार हो जाते हैं तो सामान्य तौर पर एंटीबायोटिक के इंजेक्शन लगाते हैं, तो एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीवों से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अपने को एंटीबायोटिक के कुछ नाम दे रखे वो पता होना चाहिए। पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट, अब प्रतिजैविकों का उत्पादन कवक एवं जीवाणु से किया जाता है। एंटीबायोटिक किनसे बनाए जाते हैं? कवक और जीवाणुओं से। सबसे पहले पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 के अंदर की, और ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का फोटो है। पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना है। यानी कि जो आहार के अंदर एंटीबायोटिक मिलाए जाते हैं ना, जो पशु आहार होता है ना, उसके अंदर क्यों मिलाते हैं? क्योंकि उनसे सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाली बीमारियों को रोका जाए या रोकने के लिए।
प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। इन एंटीबायोटिक का उपयोग पौधों में होने वाले रोगों के नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। प्रतिजैविक औषधियां सामान्यतः विषाणु जनित बीमारियों के लिए कारगर नहीं है, यानी कि एंटीबायोटिक ये केवल जीवाणु जनित रोगों या कवक जनित रोगों के लिए ही कारगर है। सामान्य तौर पर विषाणु जनित रोगों के लिए एंटीबायोटिक कारगर नहीं है। प्रतिजैविक औषधियां डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए। वैक्सीन या टीका। टीके हमें विभिन्न बीमारियों से बचाते हैं तथा हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करते हैं। यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता का मतलब है रोगों से लड़ने की क्षमता। ठीक है, तो वैक्सीन कब लगाते हैं? जब अपन बीमार हो जाते हैं या किसी वायरस या बैक्टीरिया जनित कोई रोग है तो उसको खत्म करने के लिए या हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनाने के लिए अपन वैक्सीन या टीका लगाते हैं। कुछ बीमारियों के टीके सामान्यतः इनके उदाहरण देखें, हैजा है, क्षय रोग है, चेचक, हेपेटाइटिस, पोलियो आदि के वैक्सीन या टीके बनाए गए हैं। और चेचक के टीके की खोज सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने की। ये एडवर्ड जेनर का फोटो है, तो अंग्रेजी एग्जाम में पूछे कि चेचक के टीके की खोज किसने की, तो एडवर्ड जेनर ने। अब है मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि, यानी कि कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे होते हैं जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। ठीक है, तो इनमें देखें नील हरित शैवाल ना, जिसे अंग्रेजी में बीजी है, ब्लू ग्रीन एल्गी। वे कुछ जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं, जिससे मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन यानी वृद्धि होती है तथा मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। यानी कि कुछ जीवाणु या कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं और मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी को जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक भी कहते हैं। ये नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी का फोटो दे रखा है, पानी के अंदर ऐसी होती है हरी हरी, है ना। और पर्यावरण का शुद्धिकरण, सूक्ष्म जीव पर्यावरण का शुद्धिकरण करने का काम भी करते हैं। सूक्ष्म जीव हानिकारक एवं दुर्गंध युक्त पदार्थों का निम्नीकरण करके पर्यावरण शुद्धिकरण का कार्य करते हैं। अब आता है हानिकारक सूक्ष्म जीव। हानिकारक सूक्ष्म जीव का मतलब वे सूक्ष्म जीव जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं या हमें बीमार करते हैं, वो हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं। परिभाषा देखें, वे सूक्ष्म जीव जो मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं एवं उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, हानिकारक सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक या पैथोजन कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित या उनको खराब करने का काम करते हैं। नेक्स्ट, मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव श्वास, पेयजल एवं भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। कुछ हानिकारक सूक्ष्म जीव है वो पानी के द्वारा या भोजन के द्वारा या अपन सांस लेते हैं तो उस सांस के साथ अपने शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और हमें बीमार करते हैं। अब आता है संचरणीय रोग। संचरणीय रोग क्या है? सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन या कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। यानी संचरणीय रोग का मतलब क्या है? कुछ रोग ऐसे होते हैं जो एक रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में किसी भी माध्यम से, चाहे हवा हो, चाहे जल हो, चाहे भोजन हो या कायिक संपर्क, हाथ मिलाने से, है ना, गले मिलने से, इनके द्वारा फैलते हैं। तो ऐसे रोगों को अपन संचरणीय रोग कहते हैं। और संचरणीय रोगों के कुछ उदाहरण दे रखे हैं, जैसे सर्दी जुकाम, है ना। दूसरा है हैजा, चिकन पॉक्स और क्षय रोग। क्षय रोग को टीबी रोग भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब आता है रोगवाहक। रोगवाहक क्या है?
कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों को एक जीव से दूसरे जीव पर ले जाते हैं, उन्हें रोग कारक कहते हैं। यानी कि उन्हें रोग वाहक कहते हैं। रोग वाहक का मतलब है यानी कि जो हमें बीमार करने वाले सूक्ष्म जीव हैं या हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं, उनको एक जीव से यानी कि किसी एक व्यक्ति से, संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाने का काम करने वाले को रोगवाहक बोलते हैं। अब रोगवाहक के जैसे अपन उदाहरण देखें तो घरेलू मक्खी है ना, और भी कोई भी वाहक का काम कर सकता है। जैसे मलेरिया रोग का उदाहरण देखें कि मलेरिया रोग में रोग कारक जिसके कारण मलेरिया रोग होता है वो है प्लाज्मोडियम, है ना। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है जिससे मलेरिया होता है। और इसका रोगवाहक कौन होता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर क्या है? प्लाज्मोडियम को अपने डंक के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचा देता है। डेंगू रोग में रोग कारक होता है डेंगू वायरस। मलेरिया प्रोटोजोआ जनित रोग है, जबकि डेंगू वायरस जनित रोग है और उस वायरस का नाम ही डेंगू वायरस है। और इसका रोग कारक वाहक कौन है? रोग कारक तो डेंगू वायरस है और रोग वाहक एडिज मच्छर है, एडिज मच्छर। अब मलेरिया व डेंगू रोग से बचाव, दोनों रोग मच्छर के कारण होते हैं और सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं। हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं रहने देना चाहिए। और तीसरा, कूलर, टायरों एवं फूलदानों इत्यादि में कहीं भी जल को एकत्रित नहीं होने देना चाहिए। ठीक है, इससे अपन मच्छरों से बच पाएंगे। अब है रोबर्ट कोच। ये रोबर्ट कोच का फोटो है और इन्होंने क्या किया? एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की। रोबर्ट कोच ने किसकी खोज की? रॉबर्ट कोच ने एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की। एंथ्रेसिस जीवाणु से एंथ्रेक्स रोग होता है और एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है। यानी कि ये मनुष्य में भी होता है और मवेशियों में, पशुओं के अंदर भी होता है। और रॉबर्ट कोच को फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी यानी जीवाणु विज्ञान का आधुनिक जनक के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जीवाणु विज्ञान का आधुनिक जनक किसको बोलते हैं? तो रॉबर्ट कोच को बोलते हैं। और इन्होंने ही एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की और इसी एंथ्रेसिस जीवाणु की वजह से एंथ्रेक्स रोग होता है। अब यहाँ पे कुछ रोगों के नाम दे रखे हैं और उनके रोग कारक सूक्ष्म जीव, संचरण का माध्यम या साधन और इनके बचाव के सामान्य उपाय दे रखे हैं। जैसे यहाँ पे कुछ रोग दे रखे, क्षय रोग किसकी वजह से होता है? जीवाणु की वजह से। और इसका संचरण का माध्यम क्या है? वायु। इसी तरह खसरा रोग किसकी वजह से होता है? तो वायरस की वजह से। और माध्यम कौन सा होता है? तो हवा या वायु। चिकन पॉक्स वायरस के कारण होता है और ये वायु या सीधे संपर्क के माध्यम से हो सकता है। पोलियो भी वायरस जनित रोग है और ये हवा या जल के माध्यम से फैलता है। अब इन चारों को बचाव कैसे कर सकते हैं? रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए और रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना चाहिए और उचित समय पर टीकाकरण करवाना चाहिए। और आगे देखें, हैजा और टाइफाइड। हैजा जीवाणु जनित रोग है और टाइफाइड जीवाणु जनित रोग है। हैजा जल या भोजन के इनका संचरण का माध्यम जल या भोजन इनके माध्यम से हो सकता है, दूषित जल या दूषित भोजन के कारण। टाइफाइड जीवाणु जनित है और ये दूषित जल के सेवन से हो सकता है। और इनका बचाव क्या है? व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना, अच्छी तरह पके भोजन खाना, उबले पेयजल का उपयोग करना एवं समय पर टीकाकरण करवाना। अब आता है हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस है जो वायरस जनित रोग है और इसका संचरण का माध्यम या साधन जल है। और इनका बचाव कैसे कर सकते हैं? उबले हुए पेयजल का प्रयोग करना चाहिए और समय पर टीकाकरण करवाना चाहिए। मलेरिया एक प्रोटोजोआ जनित रोग है ना, और ये मच्छर के काटने से फैलता है। इन बचाव के उपाय क्या है?
तो मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए और मच्छर प्रजनन पर रोक के लिए अपने घर में या बाहर नालियों में पानी एकत्रित नहीं होने देना चाहिए। मच्छरों को मारने के लिए रसायन का प्रयोग करना चाहिए। अब आता है सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले कुछ सामान्य रोग, यानी कि सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों को रोग या बीमारियां फैलाते हैं। तो इनमें कुछ पौधों में होने वाली बीमारियां, सामान्य बीमारियों की बात करें, जैसे सिट्रस कैंकर या नींबू कैंकर, जो जीवाणु जनित रोग है, यानी कि नींबू का कैंकर रोग जीवाणु के कारण होता है। और इस जीवाणु की वजह से क्या होता है, जो नींबू होते हैं ना, उसके ऊपर ये काले भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं, जिससे जो नींबू की गुणवत्ता है वो कम हो जाती है और मार्केट वैल्यू कम हो जाती है, सस्ते बिकते हैं और जल्दी खराब हो जाते हैं। तो ये नींबू कैंकर रोग में ऐसे नींबू ऐसे हो जाते हैं और ये जीवाणु जनित रोग है और इनका संचरण का माध्यम क्या है, वायु। इसी तरह गेहूं की रस्ट रोग, जो इसमें जो भूरे रंग का ऐसा पाउडर जैसे बन जाता है ना, ये जो डांगी है इसके अंदर दाने की जगह पे ये भूरे भूरे रंग का पाउडर जैसे बन जाता है और ये कवक जनित रोग है और इसका संचरण का माध्यम क्या है, वायु या बीजों, खराब बीजों के प्रयोग से। इसी तरह ये जो भिंडी का पित्त रोग है, जिसमें जो पत्तियों के ऊपर ये पीली पीली धारियां बन जाती हैं, ये एक वायरस जनित रोग है और संचरण का तरीका कीट, यानी कि ये कीटों के माध्यम से एक संक्रमित पौधे से दूसरे स्वस्थ पौधे के ऊपर हो जाता है। अब आता है फूड पॉइजनिंग या खाद्य विषाक्तन। खाद्य विषाक्तन क्या है, सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन का सेवन करने से खाद्य विषाक्तन हो जाता है। यानी कि अपन अगर भी संक्रमित भोजन काम में लेंगे, है ना, खराब भोजन, तो अपने शरीर के अंदर फूड पॉइजनिंग या खाद्य विषाक्तन हो जाएगा। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। यह भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिसके सेवन करने से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है तथा उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट। अब आता है खाद्य परिरक्षण। खाद्य परिरक्षण, खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से संदूषित होने से बचाने की प्रक्रिया को खाद्य परिरक्षण कहते हैं। यानी कि खाद्य पदार्थों को जो खराब होने से बचाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाते हैं उसे खाद्य परिरक्षण कहते हैं। और खाद्य परिरक्षण की जो निम्न विधियां हैं, जैसे रासायनिक उपाय द्वारा, नमक द्वारा, चीनी या शक्कर द्वारा, चौथा तेल या सिरके द्वारा, पांचवा गर्म एवं ठंडा करना, छठा है भंडारण एवं पैकिंग द्वारा। अब पहला आता है रासायनिक उपाय। खाद्य परिरक्षण का पहली विधि कौन सी है, रासायनिक उपाय द्वारा। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य परिरक्षक हैं, जिनका उपयोग जैम एवं स्क्वैश के परिरक्षण में किया जाता है। ये सोडियम बेंजोएट है ना। दूसरा है नमक द्वारा परिरक्षण। सामान्य नमक है ना, जिसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं, NaCl का उपयोग मांस, मछली, आम, आंवला एवं इमली के परिरक्षण में किया जाता है। तीसरा है चीनी द्वारा। जैम, जेली एवं स्क्वैश का परिरक्षण चीनी या शक्कर के द्वारा किया जाता है। अब आता है चौथा, तेल एवं सिरके द्वारा अपन खाद्य पदार्थों का परिरक्षण कर सकते हैं। तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषण से बचाने के लिए किया जाता है। अपन अचार तेल के अंदर डालते हैं ना, अचार बनाते हो तेल को काम में लेते हैं और मार्केट से लाते उसके अंदर सिरका होता है जो अचार को खराब होने से बचाता है, क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते हैं। पांचवा आता है गर्म एवं ठंडा करना। उबालने या गर्म करने से अनेक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार खाद्य पदार्थों को रेफ्रिजरेटर में रखकर परिरक्षित करते हैं, क्योंकि कम ताप सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। या तो ज्यादा तापमान सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है, या फिर कम तापमान सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है।
और खाद्य पदार्थ खराब होने से बच जाते हैं। छठा है भंडारण एवं पैकिंग। मेवे एवं सब्जियों को वायुरोधी पैकेटों में सील करके भी परिरक्षित किया जाता है। जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह है या सब्जियां है, इनको वायुरोधी पैकेट के अंदर पैक करके भी इनको खराब होने से बचा सकते हैं। अब आता है पाश्चरीकृत दूध। ये पाश्चरीकृत दूध क्या होता है? तो पाश्चरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता, क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। इसके लिए जो दूध है उसको 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा करके उसका भंडारण कर लेते हैं, जिससे दूध जल्दी खराब नहीं होता है। इस प्रक्रिया की खोज सबसे पहले लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, है ना। ये लुई पाश्चर का फोटो है, और इसी वजह से इस प्रक्रिया का नाम क्या है? पाश्चरीकरण। पाश्चरीकरण नाम क्यों दिया? क्योंकि सबसे पहले इस प्रक्रिया की खोज किसने की? लुई पाश्चर ने। जैसे अपने दूध आता ना डेयरी का, वो भी पाश्चरीकृत लिखा था कि पाश्चरीकृत दूध, तो ये जल्दी खराब नहीं होता है। अब आता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है? पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य राइजोबियम जीवाणु करता है। और राइजोबियम जीवाणु कहाँ होता है? तो ये सामान्यतः अपन लेग्यूमिनेसी कुल के जो पौधे देखें, जैसे उड़द मूंग वगैरह, है ना, या फिर अपन मूंगफली की बात करें, मूंगफली के पौधे को कभी उखाड़ के देखना, उड़द मूंग के पौधों को, उनकी जड़ों के अंदर ऐसी गांठें होती है ना, ये जिन्हें नोड्यूल बोलते हैं। इन गांठों को नोड्यूल बोलते हैं, और इन गांठों के अंदर ही ये जो गांठें देख रहे हैं ना, नोड्यूल, इनके अंदर राइजोबियम जीवाणु होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। और राइजोबियम बैक्टीरिया काम करता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण का। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या होता है कि जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, इनको यौगिक के रूप में कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं, जैसे नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में, जो पौधों के लिए काफी लाभदायक होता है। ठीक है, और मिट्टी उपजाऊ बनती है, पौधे अच्छे से ग्रोथ करते हैं। तो कुल मिला के राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है, जो पौधों के लिए काफी लाभदायक प्रक्रिया है। नाइट्रोजन चक्र। अब नाइट्रोजन चक्र क्या है और इनके बारे में बात करेंगे। और हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संघटक है, जो प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन में उपस्थित होता है। और नाइट्रोजन चक्र की बात करें तो यहाँ पे जैसे वायुमंडलीय नाइट्रोजन की बात करें, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है, 78%। तो ये क्या है? बिजली के द्वारा नाइट्रोजन, इसका नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, और ये स्थिरीकृत होकर मिट्टी के अंदर यौगिकों के रूप में आ जाती है। और इसी तरह वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नील हरित शैवालों के द्वारा भी स्थिरीकरण होता है, और ये जो जीवाणु है इनको नाइट्रोजनी यौगिकों में बदल देते हैं, और ये मिट्टी के अंदर उपस्थित रहते हैं। और फिर इनको जो पौधे अवशोषित करते हैं, किनको? नाइट्रोजन के यौगिक है ना, नाइट्रेट या नाइट्राइट, इनको पौधे अवशोषित करते हैं, और फिर इन पौधों को वापस जंतु काम में इनको खाते हैं, है ना। और जंतु खाएंगे, और फिर ये जो जंतु जो भी अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जित करेंगे या इनकी मृत्यु होगी, तो वापस ये नाइट्रोजनी पदार्थ मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं नाइट्रोजनी यौगिक के रूप में। और इसी तरह मिट्टी के अंदर जो नाइट्रोजन के यौगिक हैं, ये कुछ जीवाणु के द्वारा वापस गैसीय नाइट्रोजन में बदल दिए जाते हैं, और ये वापस गैसीय नाइट्रोजन वातावरण के अंदर मिल जाती हैं। तो कुल मिला के ये चक्र चलता रहता है ना। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस का स्थिरीकरण वायुमंडलीय प्रक्रियाओं तथा औद्योगिक प्रक्रियाओं द्वारा भी होता है। जैविक प्रक्रियाओं द्वारा स्थिरीकृत नाइट्रोजन पौधों के पादप प्रोटीनों में परिवर्तित हो जाती हैं। नाइट्रोजन चक्र के कारण वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही।